आपका आशीर्वाद लेकर के बोलेंगे। मारिदा हाँ जो उनके और मेरे बीच आज तक यह तय नहीं हुआ कि कौन बड़ा है उम्र में, लेकिन बड़े भी हैं और हर तरह से बड़े हैं। ये इस किताब के बहाने यहाँ मिलने का ये सुयोग बना, अच्छा लग रहा मुझे। जैसे मैं बिना बुलाए बार बार कलकत्ता जाता हूँ, वैसे ही ये कविताएं बिना बुलाए आ गई हैं माणिक जी के पास। इतनी सहजता सरलता से कोई कैसे लिखता है, जैसे पक्षी उड़ा हो। ये कमाल की बात है, एकदम अनायास भाव से अचानक आ गई होता है। कोई शब्द, कोई पसीना इन कविताओं में दिखाई नहीं पड़ता, होगा तो दूसरे का पसीना, अपना नहीं। अभी भी इस उम्र में भी ये ऊर्जा उनके भीतर भरी हुई है, जो शायद सबसे बड़ी पहचान भी है माणिक मशावत की। मैं जितना जानता हूँ बहुत नहीं, जितना शंभूनाथ जी जानते हैं या फिर आप में से बहुत लोग जानते होंगे, दूर दूर से जानता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, पिछले 25-30 साल से जानता हूँ। और मैंने पाया है कि उनके भीतर एक बीकानेरी नमकीन का जो स्वाद होता है वो भी, और कलकत्ते में संदेश का जो अपना है अलग मिठास उसकी है। ये सब घुला मिला है, इन सब से मिलके बनती हैं उनकी कविताएं, जो न बनाते हुए भी बन जाती हैं। बहुत सारी कविताएं इनकी पढ़ता रहा हूँ, हर बार जब आता हूँ तो कोई नया संग्रह इनके हाथ में होता है, इसे देखने पढ़ने का अवसर मिलता है और मैं बार बार चकित होता हूँ इनकी ऊर्जा को देखकर। पिछले कुछ संग्रहों को देखा था तो मेरे मन में जो प्रभाव पड़ा था उन कविताओं का, और मैंने एक शब्द जो अपने दिमाग में बना रखा था उन कविताओं के लिए, ये राजपुताने की कविता है। हमारे आदरणीय कवि शमशेर बहादुर सिंह ने राजपुताने पर कविता लिखी थी, और वहाँ घरों, मकानों, हवेलियों के जो रंग होते हैं उन रंगों का वर्णन करते हुए राजपुताने किसी बहुत कुछ, एक मुहावरा आता है। तो ठीक राजपुताने कविताएं लगातार लिखते रहे हैं, और इतना गहरा वो आज भी बीकानेर के भीतर है। कलकत्ते ने कुछ नहीं बिगाड़ा उस बीकानेर का, वो आज उनके भीतर मौजूद है। वो राजस्थान का प्रगाढ़ अपना रंग है, स्वाद है, जो इनके भीतर अब भी है। मुझे ईर्ष्या होती है इनकी जवानी से। मैं जवानी शब्द का मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हिंदी में एक कवि थे सुमन जी, शिव मंगल सिंह सुमन, तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी तो किसी अन्य के बारे में थी, लेकिन वो पंक्ति मैं इनके बारे में याद करना चाहता हूँ। यदि तुम बूढ़े तो हमें बदलनी होगी यौवन की परिभाषा। तो ये पंक्ति मुझे लगता है कि सुमन जी ने माणिक के लिए लिखी थी। ये इस अभी भेंट हुई तो भेंट होते ही पहला प्रस्ताव किया कि चलिए अब अपने फार्म पर चलते हैं, चल पड़े कहीं जाना। ये लगातार ये उत्साह इतना बड़ा कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है, इसका राज बहुत कुछ शंभूनाथ जानते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं जान सका हूँ इनके
इनका नेगेटिव जितनी बार मिला है, ये बोलते हैं तो मेरी बोलती तो बंद हो जाती है, क्योंकि सुनता हूँ, अच्छा लगता है। ये जो संग्रह मेरे सामने नया, ये पिछले जितने संग्रह इनके मैंने देखे हैं उनसे थोड़ा अलग लगा मुझे। बहुत जल्दी में उलट पलट के यहीं बैठ के देख गया, और तुरंत में देख कर जो एक प्रभाव आदमी आप साफ कर सकता है उतना ही मैंने किया है। लेकिन सड़क पर जिंदगी, एक तो ये शीर्षक बहुत मानी खेज लगा मुझे, और मानी खेज इसलिए भी लगा कि एक कविता इसमें ऐसी है जिसका संबंध बनता है शीर्षक से, लेकिन एक दूसरे से, और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। शीर्षक है कॉलेज स्ट्रीट पर किताबें। यह कॉलेज स्ट्रीट है, फुटपाथों पर किताबें सजी हैं कतारों में, छोटे छोटे स्टॉल हैं कई, हर विषय की पुरानी पुस्तकें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा किताबों का बाजार, दुर्लभ किताबें ढूंढते बड़े बड़े विद्वान यहाँ देखे गए हैं। खरीदी जा सकती है पाठ्य पुस्तकें भी, अब तो सिर्फ पाठ्य पुस्तकें ही। इस बाज़ार में एक मित्र ने मुझे बताया, एंड हियर इज द पोएम, इस बाज़ार में एक मित्र ने मुझे बताया महज 10 रुपये में मिल रही है तुम्हारी किताब। मुझसे रहा न गया। एक मिनट, शायद मैंने लगा दिया। नई किताब के साथ दिक्कत होती है। सर ये वो पृष्ठ खुला हुआ है यहाँ से। मुझसे रहा न गया, तत्काल मैं वो किताब खरीद लाया। उसमें नदारत था उसका नाम जिसे मैंने लिख कर दिया था, सप्रेम भेंट। वो खरोच कर मिटा दिया गया था। भय लगने लगा है अब किसी को अपनी किताब भेंट करके। सही ही छूता है, और इसलिए मुझे कविता ने छुआ। मैं सोचता था कि इसका नाम सड़क पर किताब भी हो सकता था, सड़क पर जीवन जिंदगी। लेकिन एक बात कहूँ कि पढ़ के मुझे अच्छा लगा, किताब कम से कम फेंकी तो नहीं गई, सड़क पर दी रखी गई। कोई राह चलता आदमी अगर उसको भागे अच्छा लगा तो खरीद ले जाएगा। जिसको आपने दी थी वो तो घर में अपने छोड़ रखा, बंद कर रखा था, दीवारों के बीच बंद थी वो पुस्तक। दीवारों को तोड़कर अगर वो सड़क पर आ गई तो यह कविता की मुक्ति है। और निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कविता को सड़क पर जाना चाहिए, उसे हमने कैद कर रखा, बंद कर रखा है। ये हो तो एक बड़ी जेन्युइन समस्या, बहुत ही। किताबें रहें कहाँ? कुछ समय पहले मैंने कहीं किसी प्रसंग में किसी विदेशी के संबंध में नहीं पढ़ा था, बड़े लेखक, अमेरिका के किसी बड़े लेखक। उसने अखबारों में एक विज्ञापन निकलवाया था कि कृपया मेरे पास कोई पुस्तक न भेजे, क्योंकि मेरे घर में जगह ही नहीं। मध्य वर्ग के छोटे छोटे घर, 2-3 कमरों के घर,
उन घरों में पुस्तकें और पुस्तकों के बीच आदमी, परिवार, एक छोटा सा पूजा घर भी, एक रसोई घर भी, कुछ और भी हो सकती है। उन सारी स्थितियों के बीच किताब के लिए कितनी कम जगह है ये मैं जानता हूँ। अब मेरे सारे बहुत सारे लोग जानते होंगे। क्या करें किताबों का? किताबें लगातार बढ़ती जा रही और घर है कि लगातार छोटा बढ़ता जा रहा है। इसलिए किताबें फैले, दूर तक जाए। मैं तो सड़क पर किताब के पहुंचने की घटना को नमस्कार करूंगा। ये बड़ी घटना है। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं तो शायद इस किताब, इस पुस्तक का नाम है कुछ सड़क पर किताब। मैं खुश हुआ कि मेरी किताब सड़क पर पहुंची। लेकिन जिस कविता ने मुझे इनके कहा बोल के रखा था कविता, कवि की अपनी एक सोच होती है, एक विजन, जिसको एक बड़ा भारी भरकर नाम आजकल आलोचना में दिया जाता है, विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू। तो अगर कोई विश्व दृष्टि खोजना चाहे, बंधु को क्या विश्व दृष्टि, क्या सोच है, छोटी सी कविता इसमें है, कैसे इस दुनिया को देखते हैं और उसमें कविता को भी, आदमी के अपने किरदार को भी। बहुत सपाट सीधी सरल कविता है। भीड़ से भागना कायरता का चिन्ह है। कविता किताब उसी भीड़ के बीच गई है, फुटपाथ सड़क पर। भीड़ से भागना कायरता का चिन्ह है। भीड़ में रहने का अर्थ है जीवन के मर्म को जानना। एकांत एक कल्पना है, सपना है, फैंटेसी जैसा कुछ, वो आदमी को आदमी से अलग करता है, उसको जीवन की सच्चाइयों से अलग करता है, खतरों, झंझाओं और संघर्ष से दूर करता है, भगोड़ा बनाता है। साधु हो, सन्यासी हो, दार्शनिक हो, कवि हो, उसे मनुष्यों के बीच रहना है, क्योंकि उसे जो कुछ कहना है उसी से कहना है। भीड़ में रहकर ही सोचना है, लिखना है, रोना है, गाना है। एकांत कंठ की आवाज़ सिर्फ शून्य में घूम सकती है, पर लोगों तक पहुंच नहीं सकती। आदमी का कुछ ऐसा ही किस्सा है, आदमी का कुछ ऐसा ही किस्सा है, वह भीड़ का अटूट हिस्सा है। ये इनका दृष्टिकोण है, सोच है, और इनकी रचना प्रक्रिया का मर्म भी। ये मुझे लगा जिस तरह जिस अनायासता से लिखते हैं कविताएं, कई बार मैं चकित होता हूँ। और तब मुझे और अक्सर याद आते हैं, मैं तो गालिब का रसिया हूँ। मुझे ज़िंदगी में जितना अधिक गालिब याद आते हैं, और हर मौके पर, सुख में दुख में, उतना शायद कोई याद नहीं आता। तो गालिब ने एक शेर में जो कहा है, मैं उसे दोहराना चाहूँगा। इनकी कविताएं पढ़ के इसमें बहुत सारे चरित्र हैं। ये चरित्र प्रधान कविता, अगर कोई शब्द करना चाहे तो काम चलाओ। इतने चरित्र हैं कि चरित करते हैं, और ऐसा लगता है बार बार कह रही है इससे तो मैं मिला था। ये तो उसी के बारे में लिख रहे हैं जो उस दिन मैंने देखा सड़क पर। ये जाना हुआ
अतिशय पहचाना हुआ आपका, और इनका वो कविता का विषय बन गया, प्रकट हो और एक मार्मिक ढंग से अपना प्रभाव पैदा करे। गालिब का शेर है, और शायद कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, संप्रेषणीयता बड़ा भारी भरकम शब्द चलता है, उसकी व्याख्या भी है उस शेर में। शेर है, देखना तकरीर की लज्जत, कहना बोलना, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। ये है कविता का चरम क्षण, कम्युनिकेशन का, कविता पहुँचती कैसे है, जो तुलसीदास के साथ होता है, बड़े कवि बनने के बड़े कवियों के साथ होता है। ये सहजता, सरलता कैसे हासिल की माणिकदा ने, वो बोलते हैं, लिखते नहीं। कविताएं बोलती बन जाती है, ऐसा लगता है हम बात कर रही हैं। कविता इतनी निकट आ जाए, इतनी करीब आ जाए कि लगे कि हमसे बात कर रही है। ऐसा सारी कविताओं के साथ नहीं होता कि किसी किसी कविता के साथ होता है। ये सरलता अर्जित कैसे की है ये तो माणिकदा जाने, लेकिन एक तरह की छोटी मोटी सिद्धि है जिनको सहज ही मिल गई है, लगभग सांस लेने की तरह। अब एक चलन है अपनी मंगल कामना व्यक्त करने का, तो मैंने कहा कि मैं तो मानता हूँ मुझसे बड़े हैं वो, और एक जो चलन है उसके मुताबिक कहते हैं कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, ये सारे सब छोटे पड़ गए हैं। और 21वीं सदी में तो शतायु कहना निकाल छोटा लगता है। सहस्रायु अभी मुहावरे में आया नहीं वो कभी आएगा मैं नहीं जानता, कोई सब ऐसा समय शायद आए, लेकिन वो प्रसिद्ध शेर तो गालिब का है जो फिर तक पहुंच गया है, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 25,000 50,000। मैं उस शेर को दोहराते हुए माणिकदा को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इतना सुदीर्घ सार्थक जीवन जीने के लिए और इतने रसमय सहज सरल सृजन के लिए बहुत बहुत